धीरे जैसे ये एक चीज है तो इसको नाम रख दिया वन, और दो चीजें ये दो चीजों से मिलकर बनाया, तो अभी तो मैं दो बोल रहा हूँ, दो नाम रख दिया। तो ऐसे ही करके उन्होंने नंबर्स को सारे ढूंढ लिए, और ऐसे ही करके हमारा सबसे पहला जो है आया नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो हमारे नंबर सिस्टम्स में आया है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि वन से स्टार्ट होते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये चलते रहेंगे। आपको पता ही है नंबर तो इनफिनिट होते हैं जहां तक चले जाए। लेकिन अभी यहाँ पे तो हेलो गाइस, हाय, मैं हूँ विशाल राज, और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो कि है मैथमेटिक्स का रियल नंबर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम नाम का, और एक और क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा होगा रैशनल नंबर का चैप्टर नंबर 1, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का रियल नंबर। तो आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी कि नंबर सब में आ रहा है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर नंबर्स है क्या, इन नंबर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि हमारे क्लास 10th में जो थ्योरम 1.1 है जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा करके है, उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में, और आखिर में हम एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से डीपली सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे इस वीडियो का टारगेट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो देखिए दोस्तों। जैसे ही इंसान जो है धरती पे आए, उन्होंने जब चीजों को गिनना शुरू किया कि आखिर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो उन्होंने नाम करते गए धीरे धीरे। जैसे ये एक चीज है तो इसको नाम रख दिया वन, और दो चीजें ये दो चीजों से मिलकर बनाया, तो अभी तो मैं दो बोल रहा हूँ, दो नाम रख दिया। तो ऐसे ही करके उन्होंने नंबर्स को सारे ढूंढ लिए, और ऐसे ही करके हमारा सबसे पहला जो है आया नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो हमारे नंबर सिस्टम्स में आया है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये चलते रहेंगे। आपको पता ही है नंबर तो इनफिनिट होते हैं जहां तक चले जाए। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज कंप्लीट नहीं हुई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अभी नहीं है और मैं आपको कहूं 1005 लिख के दिखाइए, तो आप 1005 कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए हम नंबर जब जब इवॉल्व होते गए तो एक और नंबर का इन्वेंशन हुआ जो कि है जीरो, और इसी जीरो की वजह से जो है हमारा जो ये नंबर्स का जो सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया, और इसका नया नाम रखा गया होल नंबर। होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 और ये भी चलते रहेंगे। और ये जीरो आने से जो है हमारा नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, कि चाहे आप 1005 लिखिए या छोटे से छोटा नंबर भी लिख लीजिए। जैसे छोटे से छोटा नंबर तो 01 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 ही हो गया, और बड़े से बड़ा नंबर भी इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर कहूं कि आप 1005 लिख के दिखाइए, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 1005, ठीक है। तो आप इससे कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो जीरो की वजह से ये कंप्लीट हो गया। और फिर धीरे धीरे नंबर जो है और इवॉल्व होते गए, तो उससे हमारा तीसरा जो है वो नंबर आता है। दोस्तों मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। जो तीसरा एक नंबर आता है वो होता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हो गए हमारे? 2 4 6 8 10 12 और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो भी 2 से डिविजिबल हो, जो भी 2 से डिविजिबल हो, और 2 तो 2 से डिविजिबल है ही, 4 6 8 10 12। तो ये सारे हुए इवन नंबर। और फिर चौथी कैटेगरी का नंबर कौन सा आता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से नंबर होंगे? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 2 से डिविजिबल नहीं होंगे मतलब कि 1 3 5 7 9 और ये चलते रहेंगे ऐसे ही। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा पांचवा नंबर आ जाता है वो होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। और मैं बता दूं कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 और ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे, जो कि 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। और इसी तरह 6th कैटेगरी में आ जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट
नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से भी डिविजिबल हो, अपने आप से भी डिविजिबल हो और किसी और से भी डिविजिबल हो, मतलब किसी और टेबल से भी डिविजिबल हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 अपने आप से तो है ही, 1 से भी हो गया और 2 से भी हो जाता है। ये एक आ जाता है 6, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और खुद से भी है, मतलब 6। और ऐसे आ जाएगा आपका 8। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये हो गए हमारे 6 और अभी और भी होते हैं। देखिए ये तो आपको 6 पता चल गए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जो 7th नंबर पे आते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। 7th नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। जैसे इंटीजर हो गया आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हो जाते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से मिलके बने होते हैं और इसको स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है। इसको यहां से हम कहते हैं, जो ये 1 के बाद वाली सीरीज होती है ये होती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 की इधर होती है, इधर वाली जो सीरीज होती है हमारी, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 8 पे आ जाता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की मैं यहाँ डेफिनेशन में लिख दूंगा। रेशनल नंबर दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सके। p/q मतलब कि जैसे p/q जो होते हैं ऐसे फॉर्म में लिखे जा सके। और इसमें एक और कंडीशन क्या होती है कि p और q जो है आपके इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब या तो माइनस में हो जाए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हालांकि वो इंटीजर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, लेकिन p/q के फॉर्म में होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए। और सबसे मस्ट कंडीशन जो है वो क्या होती है कि q जो है नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर q इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब डेनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। दोस नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपने अभी तक ऊपर नंबर पढ़े, रेशनल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे ही रेशनल नंबर थे, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है q 0 नहीं होता। ठीक है, और जो है एक और 9th पे आ जाता है, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और उसमें ये कंडीशन होती है कि p और q तो इंटीजर्स होंगे ही और q नॉट इज इक्वल टू 0, तभी तो वरना वो अनडिफाइंड ही बन जाएगा। इर्रेशनल नंबर समझ लीजिए ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। अब देखिए 10th पे जो होता है वो होता है, हमारे चैप्टर का ही नाम आ गया रियल नंबर्स। हमारे चैप्टर का ही नाम आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है ऐसे नंबर होते हैं जो कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के बनते हैं, मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स को जो मिला के नंबर्स बनते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो ये रहा पूरा नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना जरूरी था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये लेमा कौन सा नया शब्द आ गया? देखिए लेमा का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्लियरली। लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दी ही होगी, मैं आपको बता देता हूँ।
लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो दोस्तों इसमें प्रूफ ये सब करने की बात तो है ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे ही एग्जांपल होते हैं लेमा के। तो लेमा में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट that is used to prove another statement। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसलिए होता है लेमा का मतलब। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि एल्गोरिथम, मतलब यहाँ पे आगे एक टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। एल्गोरिथम एक ऐसा वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिससे कि हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले मैं फर्स्ट इरेज कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए, इसको समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। देखिए सपोज करिए कि यहाँ पर आप जो है 2 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 4 8। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। या तो इसके बदले हम एक और अच्छे से इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा? 2 4 हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या होता है? माइनस, और रिमाइंडर हमारा बच के क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए, ये आपको पता होगा दोस्तों, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं सब चीज। ये जो हमारा 9 है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। मतलब जो डिवाइड हो रहा है डिविडेंड होता है ये। और फिर उसके बाद ये जो होता है ये होता है डिवाइजर। मतलब जो डिवाइड कर रहा है, ये जो 2 है यहाँ पर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये जो होता है क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट। और यहाँ पे जो आता है ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो दोस्तों ये होता है हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो इसको जल्दी से फर्स्टली इरेज कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें एक और हमने पहले पढ़ा होता है क्लासेस में कि यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड होता है, आपको याद भी होगा, यहाँ पर लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि जो हमारा ये जो डिविडेंड आएगा वो डिवाइजर क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई होगा और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे देखिए डिविडेंड यहाँ पे क्या है? 9 है। अरे रे सॉरी, माफ कीजिएगा। डिविडेंड क्या है? 9 इज इक्वल टू डिवाइजर यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर? 1। यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ देखिए, अब मैं 2 4 8 प्लस 1 9। तो ये चीज हो गया। और इसी चीज को अगर हम अच्छे से समझे, यही चीज को हमें बताया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसको इरेज नहीं करता, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ अभी 2 मिनट बस। अब देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ कि ये मैं पूरा ये नंबर जो है यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से ये नंबर हटा दिया और रिमाइंडर मेरा बचा हुआ है 1। अब मुझे बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 4 क्या होता है? 8। 2 4 होता है 8। अब देखिए, आपको पता है यहाँ नीचे 8 लिखा है, तो मतलब वो ऊपर वाले नंबर से क्या होता है? माइनस होता है। तो पहले मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। 2 4 8। मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूँ। 2 4 8 हो गया। मतलब ऐसा कोई तो नंबर डिविडेंड में रहा होगा, जिसको कि मैंने 8 से माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर जो है 1 बच के आ गया। तो आपको पता ही है कि ऐसा कौन सा नंबर है? वो नंबर होता है 9।
वो नंबर होता है 9, क्योंकि 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताता हूँ, अगर मैं इस 9 को सपोज करिए ए मान लेता हूँ, 9 को मैंने क्या मान लिया ए, डिवाइजर को मैं क्या मान लेता हूँ बी, डिवाइजर को मैंने मान लिया बी। अब ये क्वोशंट है तो इसको मैं क्यू ही मान लेता हूँ, क्वोशंट क्यू, रिमाइंडर आर। ये मैंने आपको बताया कि अगर मैं 9 को ए मान लूं, 2 को जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको बी मान लूं, और जो 4 है उसको क्वोशंट मान लूं, और जो 1 है उसको रिमाइंडर मान लूं, तो मैं इस तरीके से उसे कैसे लिखूंगा, इस वाले चीज को जो इतना बड़ा मेरा ये डिवीजन लिखा हुआ है इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख के बताऊंगा। ये देखिए आप ये भी बताइएगा, डिविडेंड क्या है यहाँ पर 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। आप ही बताइएगा, अभी ए लिख दिया, इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है बी, बी लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का हमने क्या लिख दिया मल्टीप्लाई, क्वोशंट क्यू हो गया, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा आर, रिमाइंडर हो जाएगा आर। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा आ गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यही चीज हमारे थ्योरम 1.1 यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में दी गई है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है कि यहाँ पर जो आपका r होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, b यानी कि यहाँ पर डिवाइजर है इसलिए मैंने b लिखा है यहाँ पर कि ये आपको पता चलता रहे। ये जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा या डिवाइजर से छोटा होगा, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, यहीं देख लीजिए यहाँ पर। इसको पहले मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए 1 a 4 6, इसको ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अब यहाँ r जो है रिमाइंडर जो है मेरा 0 से बड़ा कैसे होगा, ये देखिए यहाँ जो 1 आया ये 0 से बड़ा है। अगर मैं इसके बदले यहाँ पे कह दूं कि 12, यहाँ 12 से डिवाइड हो रहा है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 6 12, ये रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अगर मैं कह दूं कि ये मेरा जो यहाँ पे डिविडेंड है वो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर सपोज करिए इसको मैं मान लेता हूँ 17 मान लिया, तो 8 बार में 16, 1 ही आ रहा है। अब देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 11 को, 3 3 जा 9, क्या आया 2 आ गया रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हुआ ना, रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हो रहा है, हमेशा कंडीशन में बड़ा हो रहा है, लेकिन एक चीज गौर करिए कि वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर से छोटा कैसे होगा ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए, अगर मैं यहाँ पे सीधा 12 भी ले लूं तो ये तो सीधा खत्म ही हो जाता है, 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और सीधा ये 0 आ जाएगा। तो यही एक कंडीशन यहीं पे प्रूफ हो जाती है कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यही चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया गया, और वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अभी रुकिए, इसको इरेज कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे बताया गया है, थ्योरम 10 बता रहा हूँ, सॉरी 1.1 कैसे हो जाएगा थ्योरम 10.1, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist a unique integer q and r such that they satisfies a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कैसे हुआ, और कंडीशन कि रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। यही आपका थ्योरम 1.1 और यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया भी गया है, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 1.1 पे, और वहीं पे जो भी आपके आगे बेसिक्स फंडे होंगे और जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें वो सब मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो भी चिंता मत करिए, आपको लग रहा है शायद कुछ छूट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे वो सब क्लियर हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा।